आदाब। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की तारीख बदल दी गई। 5 अगस्त को 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से ख़त्म हुए। 5 अगस्त के बाद वादी कश्मीर में दोबारा से शुरुआत करना लगभग ना के बराबर था, लेकिन एक शख्स ने पहला कदम उठाया और कदम उठाने के बाद वो शख्स दिल्ली पहुंचा, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नाम से एक पौधा लगाया। उसी शख्सियत से आज मुलाकात करने जा रहे हैं और जानेंगे आज उनसे कि 5 अगस्त के बाद से लेकर आज के दिन तक, 5 अगस्त दोबारा आने वाला साल मुकम्मल होने जा रहा है और 31 अक्टूबर को जो अपॉइंटेड डे है, एक साल के अंदर जितनी तरामीमें कानून, नए कानून जितने जम्मू कश्मीर में लागू किए जाने हैं, उन तमाम कानूनों को लागू करने की मियाद भी 31 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी। क्या कुछ और बदलेगा जम्मू कश्मीर में? क्या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से दोबारा स्टेट बनेगी? इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी। बुखारी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आदाब। बुखारी साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि 31 अक्टूबर को अपॉइंटेड डे, यानी आपके पास 2-3 महीने हैं, लैंड लॉज अभी तक नहीं आए, म्यूनसिपलिटी के कुछ कानून हैं उनमें रद्दोबदल करना है, पंचायत के कानून हैं उनमें रद्दोबदल करना है, लेकिन नज़र सभी की लैंड लॉज के ऊपर है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मत क्या है? आपका अपना ख्याल लैंड लॉज को लेकर क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा लैंड लॉज के मुतालिक बिल्कुल क्लियर ये है। आवर व्यू इज़ दैट द लैंड ऑफ द स्टेट, हमारी ज़मीनें हमारे लोगों के लिए होनी चाहिए। ये कोई भी कॉलोनाइज़र बाहर से आके यहाँ कॉलोनियाँ शुड नॉट बी अलाउड। और जो जिनको आप डोमिसाइल अब आज बना रहे हैं, जो डोमिसाइल चूँकि ये हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है, ये 15 साल का मुद्दत दिया गया है, उनको भी लैंड उतनी ही खरीद सकते हैं जिसमें घर बन सकता है। उसके आगे हम नहीं चाहते। एग्रीकल्चर लैंड nobody should be allowed to take it. It should be purely in the domain of the residents of Jammu and Kashmir. जैसा आपने कहा कि प्योरली इन द डोमेन ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बुखारी साहब, ज़मीन के कानूनों में जो सुनने में आ रहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो मुख्तस की जाएगी रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए, लेकिन बाकी जो ज़मीन है उस पर तमाम लोगों को हकूक़ होंगे, वो ज़मीन ख़रीद सकते हैं। क्या अगर ऐसा कानून आता है आप इस कानून को एक्सेप्ट करेंगे? तमाम लोग की नहीं, आप कहते हैं तमाम लोग अगर डोमिसाइल वाले हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर डोमिसाइल के बाहर हैं तो मुझे बिल्कुल एतराज़ होगा। अगर मुल्क की बाकी रियासतों में ऐसा कानून नहीं है जहाँ पर डोमिसाइल लॉ है, तो मेरी रियासत में क्यों? वाई इन माई, ठीक है, आज यूटी इन्होंने बनाई है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ कहें। आप मुझे बताइए, क्या हिमाचल में कॉलोनाइजर्स कॉलोनियाँ बना सकते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि हिमाचल में कॉलोनाइजर कॉलोनियाँ बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना सकते हैं। दे आर नॉट एबल टू डू इट। लेकिन फ्लैट कल्चर है, पूरे देश भर में है। मान लीजिए यहाँ फ्लैट्स आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो क्या आपका ये कहना है कि फ्लैट अगर हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, बेचेगा किस? बेचेगा डोमिसाइल को। अच्छा, आपका मत ये है कि बेचेगा डोमिसाइल को, लेकिन अगर हुकूमत इसमें कोई रद्दोबदल करती है? देखिए, वो वक्ती तौर पे हो सकता है। आज जो हुकूमत यहाँ है वो करेगी। अब आपने जैसे देखा डोमिसाइल जो जॉब्स का है उसमें 15 साल की मुद्दत रखी गई है। मैं आपको यकीन से बताता हूँ, अगर कल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हुकूमत में आती है इलेक्शन के बाद, हम तो उसे तब्दील कर लेंगे। हम तो 25 साल का टेन्योर लगा देंगे, बिकॉज इट इज़ विद इन द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी, दिस इज़ नॉट अ सेंट्रल सब्जेक्ट। मैं आपको आपके चैनल पे आज कमिटमेंट करता हूं कि अगर हमारी पार्टी आई, ये आप पहले दिन पहला चेंज होंगे कि 15 साल को 25 साल में करेंगे, और ये कोई 10 साल पढ़ाई, 7 साल पढ़ाई, ये कुछ नहीं चलेगा। और मुझे याद है ठीक से इसी तरीके से गृह मंत्री ने भी, अमित शाह ने भी, उन्होंने भी यही कहा था कि जहाँ तक रेवेन्यू का मामला है, जहाँ तक लैंड का मामला है, डोमिसाइल का मामला है, ये जम्मू कश्मीर की जब भी हुकूमत बनेगी उनकी हुदूद में ये उसमें तब्दीली कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आप बदलाव लाएंगे? जरूर लाएंगे, क्यों? ये हमारे लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं। ये नहीं है कि अल्ताफ़ बुखारी को पसंद नहीं है, मेरे लोगों को पसंद नहीं है, और जो मेरे लोगों को पसंद नहीं है हमें पसंद नहीं है। तो अल्ताफ़ साहब, मेरे लोग जब आप बात करते हैं, चूँकि आप कश्मीर से आते हैं और खला है एक सालों से जम्मू और कश्मीर के बीच में, कोई कश्मीर का लीडर आज तक जम्मू वालों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले सका। कभी आपने कुछ दे दिया, कभी आपने कुछ दे दिया, लेकिन कभी भी जम्मू संभाग के लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने में कोई कामयाब नहीं हुआ। जब आप हमारे लोग कहते हैं तो आपका मतलब क्या है कहने के? जब मैं हमारे लोगों की बात करता हूं तो मेरे बिल्कुल जहन में है
जम्मू और कश्मीर, बिल्कुल जम्मू में भी सब रीजन्स है और कश्मीर में भी सब रीजन है। आपका किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, अनंतनाग, शोपियान, ये सब इलाके हैं। श्रीनगर और जम्मू ही रियासत या यूनियन टेरिटरी जैसे आप कहते हैं नहीं है। हम दोनों खित्ते हैं और आज दोनों खित्तों के मसाइल एक जैसे हैं। दोनों खित्तों के लोग चाहते हैं कि हमारी स्टेटहुड वापस मिले, दोनों खित्तों के लोग चाहते हैं डोमिसाइल में प्रोटेक्शन मिले, जॉब्स और लैंड्स का डेवलपमेंट दोनों चाहते हैं। डोमिसाइल को लेकर भी बुखारी साहब एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत बन चुकी है कि डोमिसाइल का कानून आया, जम्मू में धड़ल्ले से डोमिसाइल बन रहे हैं, लोगों को दिक्कत और परेशानी का ऑनलाइन सामना करना पड़ रहा है। पहले कहा गया पीआरसी लाएंगे उसी पर आपको डोमिसाइल मिलेगा, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पीआरसी के अलावा भी 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपको और लाने हैं। कश्मीर में सूरत बिल्कुल इसके उलट है कि इस तादाद में वहाँ डोमिसाइल नहीं बन रहे क्योंकि लोग कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोनों रीजन्स में लोगों ने अलग अलग मुलाजमतों के लिए अप्लाई किया है। एक तरफ डोमिसाइल लगभग बन चुके हैं और दूसरी तरफ अभी तमाम सारे का सारा अंडर प्रोसेस है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि वादी कश्मीर को फिर कैसे कैटर किया जाएगा। जहाँ तक ये डोमिसाइल की सर्टिफिकेट का मसला है, मेरा मानना है ये बहुत गलत डिसीजन था कि जिनके पास पीआरसी है उनको कहा गया डोमिसाइल ले लो। डोमिसाइल तो उनको चाहिए जो पहले पीआरसी नहीं थे और अब इस रूह से हकदार बन गए जो नया कानून आया, चाहे वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं, चाहे आपके ये वाल्मीकीज़ हैं या दूसरे उस टाइप के लोग हैं। जिनके पास पीआरसी है, वाई शुड आई लूज़ माई आइडेंटिटी, मुझे समझ नहीं आती है। और जिस मेकनिज़म को ये बात करते हैं कि साहब हम तो ऑनलाइन 2G पे क्या ऑनलाइन करोगे, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, तो मजाक है। इस मजाक को कितना ये बढ़ाना चाहते हैं। इट इज़ ओनली करप्शन। रेवेन्यू अफसर ऑलरेडी लगे हुए हैं कोविड में, इस कोविड में दे आर फ्रंट लाइन वॉरियर्स। और जब आप मुलाजमतों में कहते हो कि साहब मुलाजमत तभी मिलेगी जब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, तो रश होगा। चाहे इन्होंने क्लियर भी किया कि साहब अप्लाई करने के वक्त ज़रूरी नहीं 6 महीने उसके बाद दे दो या जब सिलेक्शन आपकी हो जाएगी उस वक्त दे दो, लेकिन हर एक के दिल में रहता है हो सकता है उस वक्त नहीं हो, मैं सिलेक्ट हो गया और फिर डोमिसाइल नहीं दे सका, इसलिए रश है। तो ये तो वो कहते हैं ना गंगा नहा रहे हैं अफसर। जैसे आपने कहा अफसर ऑलरेडी 50,000 से लाख रुपया है। अब मुझे ये पता नहीं है ये जम्मू वालों को क्यों जल्दी पड़ी हुई है कि वो डोमिसाइल में अपने आप को फ्लीस करवा रहे हैं। और मुबारक उस पार्टी को जो कहती है कि हम जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जम्मू वालों की चमड़ी चाहे टोल के ज़रिए से उतार रहे हैं, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के ज़रिए से उतार रहे हैं, चाहे लैंड जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पंजाब या हरियाणा के लोगों को बेचने से उतार रहे हैं। जो ट्रॉली आपको रेत की यहाँ 2,500 में मिलती थी आज 6,000 में मिल रही है। माइनिंग के ठेकों को लेकर बुखारी साहब बहुत सारे लोगों को कश्मीर में एतराज़ है। मैंने फेसबुक के ऊपर देखा बहुत सारे लोगों के पोस्ट आए, जम्मू में भी उसको लेकर लोग परेशान हैं कि जी आपने जब माइनिंग के ये ठेके दिए तो इन ठेकों में आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि जम्मू कश्मीर में भी ठेकेदार हैं, कमज़ोर हैं, काम कर रहे हैं, आपने उन्हें रेस से आउट किया और कोविड के बीच में आपने ये किया। उसको लेकर आपको क्या लगता है? मुद्दा उठाया था, ये अपनी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया। पहले मेरा एतराज़ इससे है जो सरकार की एक्सप्लेनेशन है कि साहब हमने तो ऑनलाइन किया क्योंकि हमें 50 करोड़ अगर मिलता था 200 करोड़ मिला। जम्मू कश्मीर एक स्ट्रैटेजिक स्टेट है। स्ट्रैटेजिक स्टेट में पहले हमें देखना है कि लोगों को कैसे हम रोज़गार दे दें। यहाँ और कोई रोज़गार तो नहीं, इस सेक्टर में 20 लाख लोग रोज़गार कमाते थे। क्या माने रखता है 50 करोड़ आपको 150 करोड़ ज़्यादा मिला? इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कि 20 लाख लोग इम्पॉर्टेंट है? नंबर 1। नंबर 2, वाई शुड पीपल फ्रॉम आउटसाइड बी एनकरेज्ड? आई डोंट सी एनी रीज़न कि हम उनको एनकरेज करें यहाँ। नंबर 3, जो ठेके दिए गए वो कहा गया कि उनकी बिड्स एक्सेप्ट की गई, उनको भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस लानी है, अभी आई नहीं है, वो कैसे बेच रहे हैं? नेक्सस है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्सस है। अफसरान जॉलजी माइनिंग के, पुलिस के, रेवेन्यू के सब मिले हुए हैं। ये चोर चकारी कब तक चलेगी? और सब कहते थे कि साहब पॉलिटिशियंस चोर होते, आज तो पॉलिटिशियंस कहीं नहीं है। मुझे तो बेगैरती पे शर्म आ रही है जो यहाँ के लीडर हैं जिनके हाथों से ये फैसिलिटेट हुआ। और यहाँ तक बात है कि
कुछ लोग पसे पर्दा उन्हीं के नाम, चाहे टोल प्लाजा हैं उनके इंटरेस्ट से, या माइनिंग ठेकेदार जो बाहर से बड़े बड़े शार्क्स आए हैं, और ये सब लोग वो आए हैं जो शार्क्स हैं बाहर। क्यों हो रहा है ये, कैसे हो रहा है? हमने भी एलजी साहब की नोटिस में ये लाया और मुझे खुशी है एलजी साहब ने अंडरस्टैंड किया, उन्होंने इनको दे दिया, पंचायत को दे दिया, उन्होंने शॉर्ट टर्म परमिट्स की बात की, जो बात सच है। लेकिन फिर उन अफसरों ने जिनकी कमाई बंद हो जाती, उन्होंने कहा सब 45 दिन का शॉर्ट परमिट जिसको देंगे उसको भी कहा एनवायरमेंटल क्लियरेंस लाओ। 6 महीने लगते हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस पे। मैं एलजी साहब के साथ ज़रूर बात करूंगा इस बात पे कि देखो आपकी सिंसियरिटी को कैसे ये आपके अफसर धक्का देना चाहते हैं। बुखारी साहब, थोड़ी सियासी बातें करते हैं। महबूबा मुफ्ती अभी भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बुक हैं, लेकिन उसके बीच में उनके करीबी रिश्तेदार सज्जाद मुफ्ती जो हैं वो 5 साल अपने महकमे से बाहर रहने के बाद अचानक महकमे में वापस आते हैं और वो लद्दाख भेज दिए जाते हैं। साथ में ही शाह फैसल हैं, वो भी सिविल सर्वेंट है, आईएएस में हैं, डीओपीटी में अभी भी उनका नाम जो है सिविल सर्वेंट्स में है, और जेकेजीएडी की वेबसाइट पर भी अभी वो आईएएस ऑफिसर हैं। तो समझना चाहूँगा कि आप इन डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं? मैं इनको इस निगाह से देखता हूँ कि अगर सज्जाद साहब सर्विस में हैं और सर्विस में रहे हैं तो उनका लद्दाख भेजना एक मामूल है। तो 5 साल के बाद भेजा गया, इट इज़ एज नॉर्मल एज इट, जैसे कोई भी ट्रांसफ़र आज साहू साहब को भेजा गया। और जहाँ तक शाह फैसल साहब का ताल्लुक है, ही इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स वी प्रोड्यूस्ड। यहाँ अव्वल नंबर पे आए पूरे हिंदुस्तान में, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और अगर वाकई तौर मुझसे पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए, शायद ही कुड हैव कंट्रीब्यूटेड मच बेटर टू हिज पीपल इफ ही वुड हैव कंटिन्यूड। क्या डीओपीटी में आप सिफारिश करेंगे? अभी तक उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ है। सिफारिश और ना सिफारिश की तो बात नहीं है, ये तो नहीं, हुकूमत के साथ टेकअप तो कर सकते हैं। देखिए जिस वक्त ये बात आएगी, अगर ये आपको लगता है कि वो सियासत में उनकी ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में? मुझे लगता है कि वो बहुत पॉजिटिव रोल कर सकते हैं अगर वो ब्यूरोक्रेसी में रहें। और यहाँ जो नाउमीदी सी लग रही है हम सबको इस ब्यूरोक्रेसी से, शायद उस जैसे नौजवान जो सन्स ऑफ द सॉइल हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकें एडमिनिस्ट्रेशन में, लोगों को कम से कम कुछ सुनवाई करने में। ये सुनने में चीमा गोइयाँ हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, सैयद अल्ताफ़ बुखारी और आपके जो बाकी तमाम रुफ़का हैं, ये चीमा गोइयाँ हो रही हैं कि ये जितने भी लोग रिलीज़ हो रहे हैं, यक के बाद दीगरे लगभग तमाम लोग रिलीज़ हो चुके हैं, महबूबा मुफ्ती बाकी हैं, आप की पार्टी जो पुरानी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसकी सदर भी रही हैं, तो क्या इसमें इस सारे सिलसिले में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी कोई हाथ है या आप इससे बिल्कुल बेबहरा हैं? हम तो खुल्लम खुला सबके रिलीज़ की बात कर रहे हैं, हम कोई पर्दे के पीछे बात नहीं करते। हमने जब शुरुआत की, हमने उस दिन से आज तक कहा ये गलत है। डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज़ अ राइट टू हिज ओपिनियन। ठीक है, देयर ओपिनियन मे नॉट बी द सेम व्हाट इज़ माय ओपिनियन, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें रिलीज़ करना चाहिए। वो एक सियासी शख्सियत हैं, उनकी कोई भी ओपिनियन जो होगी, इफ़ वी डू नॉट एग्री विद इट वी कैन फाइट इट, लेकिन बंद रखना कोई डेमोक्रेसी में जवाब नहीं होता। और बहरहाल मुझे लगता है जब आपका बड़ा तल्ख तजुर्बा रहा है उनके साथ, घर भेजा है, मुझे लगता है काफ़ी तकलीफ फिर भी कम हुई होगी घर भेज के, लेकिन फिर भी जेल होता है। अगर उन्हें रिलीज़ किया जाए तो बहुत अच्छा है। और हमारी मांग है कि ईद आने वाली है, ईद से पहले रिलीज़ किया जाए, क्यों नहीं, वाई नॉट। माजी की तलखियाँ अक्सर जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर में हमने ये देखा है कि तलखियाँ जो होती हैं, ये तलखियों के चलते जो है बहुत सारी परेशानियाँ, सियासी परेशानियाँ बनती है। मुझे बताओ, मुझे कोई तलखी नहीं है। उस घर के साथ मेरा रिश्ता 45 साल का है। महबूबा जी और मैं हम उम्र एक साथ बड़े हुए हैं। उनके वालिद साहब बहुत ही अजीम शख्सियत थी, ये खुद भी अच्छी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि महबूबा जी ठीक है, शी वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ दैट पार्टी, शी थॉट the opinion I had on issues was not what was her opinion. Boss is always right. She was the boss. She kicked me out. ठीक है, लेकिन अब तो बाजी ही पलट गई है। बाजी कभी नहीं सियासत में पलटती है। सियासत में सियासतदान जब तक कब्र में नहीं जाता तब तक जिंदा होता है, वो कोई भी सियासतदान हो।
बुखारी साहब, जैसे आपने कहा कि सियासतदान जो है बाजी कभी नहीं पलटती, आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा, क्या जम्मू कश्मीर की सियासत में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? सब्ज पाकिस्तानी रुमाल, वो पाकिस्तानी नमक, 370 35 से, क्या अब ये सियासत का हिस्सा नहीं रहेंगे या अभी भी सियासत अपनी पार्टी सच बोलने के लिए सामने आई है और सच जो होगा वही हम लोगों को बताएंगे। सच का मतलब ये नहीं है कि साहब हम कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। सच वो जो अचीवेबल होता है, जैसे स्टेटहुड इज़ अचीवेबल, ये मेरा कोर एजेंडा है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड्स एंड जॉब्स इज़ अचीवेबल, ये मैं कमिटमेंट करता हूँ। लेकिन मैं जज्बाती नारों में 72 साल जो ज़ाया हमने किए और हमने 3 पुश्तें अपनी ख़राब की, मैं नहीं वैसी सियासत करूँगा और ना मुझे वो सियासत करने की ज़रूरत है और ना लोग अब वो सियासत एक्सेप्ट करेंगे। मैं आपको बता दूँ, क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी यही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा? मुझे तो लगता है जब सियासत सच की होगी तो सच ही बोलना पड़ेगा। अगर सच की सियासत नहीं होगी, देखते हैं सच का बोल भला होगा क्या, झूठ का बोल होगा। लेकिन जिस तरह की खामोशी जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में पिछले काफ़ी टाइम से बिल्कुल लगभग खामोशी है। उमर साहब अगर कोई ट्वीट भी करते हैं तो बड़ा हल्का फुल्का होता है, लेकिन उसमें 370 और 35 का जिक्र बड़ा कम होता है। हो सकता है वो उनकी स्ट्रेटेजी हो चुप रहना। चुप भी तो मैं आपका सपोर्टर हूँ, चुप बैठूंगा। मे बी दे सपोर्ट समथिंग विच दे आर नॉट एबल टू टेल। अगर नहीं बोलते हैं तो चुप भी तो सपोर्ट ही माना जाता है ना। अब वो ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, चुप सपोर्ट के लिए चुप है या अपोज के लिए चुप है। क्या आपको लगता है कि सियासी सरगर्मियां जल्द कश्मीर, वादी कश्मीर में शुरू हो जाएंगी? चल रही हैं सियासी सरगर्मियां, चल रही हैं, वो भी कर रहे हैं, पीडीपी भी कर रही है, एनसी भी कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं कर रही हैं। वो अफसर कहाँ तब्दील करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस दिन किसका उर्स है, ये सब सियासत तो चल रही है। किसको निकालना है पार्टी में से, सियासी सरगर्मियाँ तो इसी को कहते हैं ना। अगर सियासी सरगर्मियाँ नहीं होती तो जो मेरे साथ 14 पीडीपी के लीडर निकाले गए वो तो बाद में निकाले गए। तो इस जाहिर है कि सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं। रोज़ आप देखते हैं स्टेटमेंट आ रहे हैं, एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट। लेकिन कश्मीर 5 अगस्त 2019 को जो है उस पर स्टेटमेंट नहीं आ रहा। जाहिर है शायद कोई उनकी ऐसी मजबूरी होगी जिसलिए वो आज नहीं बोल रहे हैं, या उन्हें इस पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। जैसे आपने कहा कि उन्हें इस पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। 5 अगस्त आने वाली है, कुछ ही दिनों के बाद 5 अगस्त आने वाली है। एक साल का अगर तखमीना करने के लिए बुखारी साहब आपसे कहूं तो क्या आपको लगता है कि एक साल में कश्मीर ने क्या खोया क्या पाया, जम्मू ने क्या खोया क्या पाया? सब खोया, कुछ नहीं पाया। सब खोया, कुछ नहीं पाया। क्यों? जब 5 अगस्त 2019 को 370 उठाया गया था तब कहा गया था ये बैरियर था डेवलपमेंट में। मैंने तो कोई डेवलपमेंट नहीं देखी। इसलिए सच यही है, मैंने कहा ना, सच की सियासत। हमने कोई दूध की नहरें नहीं देखी बहती हुई। चलो कश्मीर में कहा जाता है हमेशा सिक्योरिटी, जम्मू में अगर कहीं है मुझे ले चलो, मैं देखूंगा उस दूध की नहर को। यहाँ भी हम वही हाल देख रहे हैं। अच्छा बुखारी साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बात हो रही थी, बात ये कहा जा रहा था कि एक संवैधानिक प्रावधान बनाया जा सकता है, जो आइन है, आइन के अंदर जो है इस तरह का एक नई शिक डाली जा सकती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बन सकती है। दूसरा फॉर्मूला आया जी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्हीं की जो गवर्निंग काउंसिल है, उस गवर्निंग काउंसिल में सियासी लोगों को जो एडवाइजर बनाकर जो है शामिल किया जा सकता है। क्या इस चीज़ से जुड़ी कोई खबर आप तक पहुंची? देखिए, मेरे साथ कभी भी किसी स्टेज पे ऐसी कोई चीज़ डिस्कस नहीं की। और अगर डिस्कस होती तो क्या करते? हम बैकडोर से नहीं चाहेंगे कि हम कभी भी किसी सरकार का हिस्सा बने बैकडोर से। हम सियासी लोग हैं, लोगों के मसले उठाने के लिए आए हैं, लोगों के मसले उठाएंगे। इक़्तिदार लक्ष्य नहीं है, लोगों के मसलों का हल लक्ष्य है। बहरहाल इस वक्त हमारे सामने जो सबसे बड़ी मसला है वो है स्टेटहुड को वापस लाना। तो हमारी पूरी एनर्जीज़ उसी पे लगी हुई हैं और उसी को हासिल करने के लिए हमारी तकदव लगी हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हमारी स्टेटहुड वापस आ जाए। सियासी मशीरों का अपॉइंटमेंट या ना अपॉइंटमेंट, मैं इससे भी ताबीर करता हूँ। क्या आप अभी जो मुशीर हैं उनसे खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे, कहाँ हैं, कौन है, मुझे भी बताइए। अगर एड्रेस मिलेगा मुझे भी दे दीजिएगा उनका एड्रेस। गुमनाम लोग अपनी तनख्वाहों के लिए, और मुझे तो नहीं लगता है लोगों से रब्ता।
कोई राब्ता नहीं है उनका। क्या नई दिल्ली को कह दिया आपने ये तमाम बातें कि सियासी लोगों को? नहीं, मैं देखिए, मैं तो 4 महीने दिल्ली में था कोविड के लिए। उसके बाद मैं अब श्रीनगर में 2 हफ्ते लगा के आया हूँ, जम्मू में 1 हफ्ता। मैं ज़रूर जिस वक्त मेरी मुलाकात होगी मैं तो सच कहूँगा कि साहब, सियासी ये मशीर ही नहीं, ये सरकार ही नहीं, यहाँ तो ताना बाना ही नहीं है लोगों के साथ। किसी का ताना बाना नहीं है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। लोग परेशान हैं, किसके पास जाए, कौन सुनेगा? वज़ीर दाखिला जो हैं वो आपके काफ़ी करीब माने जाते हैं और वज़ीर दाखिला का काफ़ी यकीन है आपकी सलाहियतों पर और आपकी काबिलियत के ऊपर। बुखारी साहब, जानना चाहूँगा कि क्या उनके जहन में ये बात है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, उन हालात में IAS अफसरों के हाथों में जो बागदौड़ दी गई है, बात बन नहीं रही, उससे सियासी लोगों के हाथों में अगर सिस्टम दे दिया जाए, कम से कम एक कनेक्ट तो बनेगा एडमिनिस्ट्रेशन और आम आदमी लोग। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि वज़ीर दाखिला का मेरे मुतल्लिक़ कोई इम्प्रेशन है, ये अच्छी बात है कि हमारे मुल्क का वज़ीर दाखिला जो है, सुनते हैं बात, प्रैक्टिकल सियासतदान है और इस वक्त मैं कहूँगा सबसे बड़े सियासतदानों में से एक है। शायद उन्हें महसूस हुआ होगा 1 साल में जो उन्होंने देखा कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी से मसले हल नहीं हो रहे। शायद उन्हें ये भी मालूम अब बहुत क्लियरली समझ में आया होगा कि उनकी पार्टी ने भी ताना बांधने में लोगों के साथ कोई पेशरफ्त नहीं की और या कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो उनको सोचना तो पड़ेगा ना, क्यों, ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट। अगर मोदी साहब के बाद टॉलेस्ट लीडर हैं तो वो तो हैं और प्रैक्टिकल आदमी है। तो चिंता तो उनके लिए भी बराबर होगी कि उन्होंने जो सोचा था कि 370 उठाने के बाद ये होगा वो होगा, कुछ हुआ तो नहीं और किसी न किसी की गर्दन तो जाएगी। जैसे आपने कहा किसी न किसी की गर्दन जाए, कश्मीर में हालात 3-5 अगस्त के बाद से लेकर अगर आज तक का तखमीना किया जाए, इसमें कोई शक नहीं कि पत्थरबाजी नहीं हो रही, इसमें भी कोई शक नहीं कि अलगाववादी अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे। मगर ये भी सच है कि पंचायत के जो मेंबरान हैं उन्हें शहीद कर दिया गया। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर थे जो अनंतनाग में थे, उन्हें शहीद कर दिया गया। इल्ज़ाम ये लग रहा है कि सियासी बुनियादों पर जो है वो सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है और जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके तमाम लोग वल्नरेबल हैं और अगर आप एक मखसूस सियासी जमात का हिस्सा हैं तो फिर आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, आपको PSO मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर ये हकीकत है तो बुखारी साहब, ये जम्मू कश्मीर के लिए क्या सही है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, ये बात सही है कि 5 अगस्त के बाद सबकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई थी अक्सर व पेशतर, और धीरे धीरे हमारे कुछ लोगों को भी मिली है, बाकी कुछ लोगों को भी मिली है। हमारी तो शिकायत है कि जो मुंह ही नहीं खोल रहे हैं उनके लीडरों को पहले मिली है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन लीडरों को, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन बहरहाल उनकी भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर में जो हालात हैं वहाँ सिक्योरिटी मेन स्ट्रीम लीडर्स को देना सरकार का फ़र्ज़ है। उसमें कोई सियासी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जान सबकी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपके ख्याल का हो या नहीं हो। Politically he may be of a different opinion, but that does not mean that his life should not be secured. कश्मीर के सबसे ज़्यादा सख्त गीर माने जाने वाले अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने इस्तीफ़ा दिया। आप उस इस्तीफ़े को किस तरीके से देखते हैं और क्या आप ये मानते हैं कि जिस लाइन को वो टो करते हैं, जो सेपरेटिज्म का गीत वो वहाँ पर गाते हैं, अब उस सेपरेटिज्म के गीत के लिए न वहाँ जगह है और ना ही अब हुकूमत हिंद में कोई वो गीत सुनने के लिए तैयार है? कि जहाँ तक गिलानी साहब का ताल्लुक़ है, गिलानी साहब की सेहत बड़े अरसे से ख़राब थी। मुझे लगता है उन्होंने अपनी सेहत को देख के और अपने इर्द गिर्द माहौल को देख के इस्तीफ़ा दी, जो मुझे उस ख़त से समझ आया। इतने बुज़ुर्ग आदमी के बारे में मैं ये बताऊं कि क्या उसने सही किया या गलत किया, शायद ये सही नहीं होता। बहरहाल उन्होंने अगर फ़ैसला कोई किया है तो अच्छा किया है और इससे अमन में ही फ़ायदा आएगा। क्या बुखारी साहब, आप चाहेंगे कि जो अलगाववादी खेमा है, जो सेपरेटिस्टों का खेमा है, उस खेमे से लोग निकल कर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएँ? वो भी देखिए ज़रा, बिजली, पानी, सड़क के मामले हल करना कितना मुश्किल काम है, आज़ादी का नारा लगाना बड़ा आसान काम है। मैं तो कहता हूँ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को बनाना चाहिए हमें।
वी शुड मेक द पॉलिटिक्स इंक्लूसिव। क्यों, कोई स्टेज था कि उन्हें यकीन था कि हम शायद डिफरेंट पॉलिटिक्स चला सकें, लेकिन आज अगर उन्हें मौका दिया जाए शायद वो लोग भी सोचें कि हम भी ये मसले उठाने चाहिए जो लोगों के मसले हैं। असल मसले वही हैं लोगों के लिए। तो आज़ादी वो होती है ना जहाँ उनके ये मसले पूरे हो जाए। अभी तो लोगों को इन्हीं मसलों से फुर्सत नहीं है, बाकी किस आज़ादी की बात करें। 4G को लेकर एक कमेटी बनी थी सेंटर में, उस मरकज़ में जो कमेटी बनी उस कमेटी ने फैसला दिया है, कल ही आया, उन्होंने कहा जी 2 महीने जो है वो 4G अभी आपको नहीं मिलेगा। क्या आपको नहीं लगता कि वफद जो है, क्योंकि अगर ये तमाम रियासत के नौजवानों की बात है, जम्मू के भी कश्मीर के भी, जम्मू और कश्मीर के नौजवानों की अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या एक वफद नहीं जा सकता कि वो मरकज़ में जाकर वज़ीर दाखिला से मुलाकात करें और उनको आप कन्विंस करें कि जी 4G जो है कम से कम उन एरियाज़ में तो आप शुरू करें जहां आपको सिक्योरिटी रिस्क कम लग रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम जब बात करेंगे हम सच बात करेंगे। इस पर हमने भी बहुत कोशिश की और हम नाकाम हुए। मैं वादाबंद हूँ कि मैं इस पर फिर कोशिश करूँगा, और चाहे हम कामयाब हों या नाकाम हो, हम हमेशा आपके साथ सच बात करेंगे। और मुझे एक चीज़ परेशान कर रहा है, क्या 4G इतना बड़ा कोई ये है कि चांद या सूरज आसान लाना है, 4G लाना जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए मुश्किल हो गया। हमने इन बच्चों को तो कैदोबंद कर दिया कहे बिना। एंटायर population, youngsters, youth have been deprived of education, entertainment and knowledge. ठीक, क्या मसला आप क्यों नहीं कन्विंस कर पाते वज़ीर दाखिला को? अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी कंसर्न्स कह के लिड, इसके आगे कहते हैं सब चुप। या ऐसा तो नहीं है बुखारी साहब कि कोई बाबू अपने कांधे पे लेना ही नहीं चाहता कि जी मैंने कहा था आप शुरू करिए, कुछ नहीं होगा, इसी के चलते ये मसला जो है। बाबुओं का बहुत, देखिए ये बाबुओं का नहीं, चूँकि एक सिक्योरिटी लेयर श्राउडेड है यहाँ ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, इसलिए एक जगह पे आके थम, आवाज़ बंद, तमाम चीज़ें रुक जाती हैं। आपसे जानना चाहूँगा जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर, जम्मू कश्मीर बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर की जो है तकर्रुरी होनी थी, वो तकर्रुरी जो है रुक गई है, कोई उसके मुतालिक आपको कोई खबर, कोई इतला क्या है? वही गंदी सियासत जो हमेशा से चलती आई है, और फ़ौरन से पेशतर उस सियासत को ख़त्म करना होगा। हम तो उखाड़ के उस सियासत को फेंकने निकले हैं। कोविड के रिस्पांस को लेकर बुखारी साहब क्या कहेंगे? कश्मीर में बहुत सारी अमवात हुई और लॉकडाउन है, नहीं लॉकडाउन है, फिर लॉकडाउन कर रहे हैं। आज मैं आपको सच बताऊं, मैं कोविड पे बहुत ज़्यादा सरकार को न मोरूज़ इल्ज़ाम ठहराना चाहता हूं और न बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहता हूं। लेकिन सिनर्जी कोई नज़र नहीं आ रही। फेयरली डिड अ गुड जॉब्स इन द बिगिनिंग, बट समहाउ दे लॉस्ट द ट्रैक, दे फेल्ट एरोगेंट, और एरोगेंस की ये हद है कि मैं भी पिछले 16 दिन में 4 टेस्ट करवा चुका हूँ। क्यों? दिल्ली से श्रीनगर जाओ टेस्ट करना है, श्रीनगर पहुँच के एक टेस्ट करना है, श्रीनगर से जम्मू आओ एक टेस्ट करना है, जम्मू से घर आओ एक टेस्ट करना है। ये शायद किसी ब्यूरोक्रेट का अपना माइंडसेट है कि मैं ये कराऊंगा। क्या लगता है आपको इससे मामला हल होगा? क्या लगता है इससे कोविड की वैसे जो बात हो रही वो तो हो रही हैं, नंबर आप रोज़ हमें बता रहे हैं वो बढ़ी जा रहा है, आपसे कंट्रोल, एक दिन आप 490 देते हैं, अगले दिन 550 हो जाता है। मैं कहता हूँ वो भी छोड़िए, ये बीमारी बदकिस्मती है, जिसको भी लग जाए। उन बदकिस्मत लोगों को आप किन हालात में रखते हैं? जंगलों में रखते हैं, स्कूलों में रखते हैं। एक स्कूल में 400 बच्चों के लिए एक बाथरूम होता है, 100 पेशेंट्स को आप रखते हैं वहाँ, उनके लिए भी एक ही बाथरूम है। जितना उनका कोविड इन्फेक्शन अगर कम है तो उतना ज़्यादा हो जाएगा उनको वहाँ। फिर कहा जाता है नहीं जी इनको तो क्वारंटाइन में, उससे बेहतर होता है इनको अपने घरों में क्वारंटाइन करने दो। खाने को कुछ नहीं मिल रहा, सरकार की तरफ से पैक्ड डिनर लंच मिल रहा है, क्या ये मजाक की बात बना दी है इसको इन्होंने, और कुछ नहीं। और जो इक्विपमेंट चाहिए था, हमारे पास जो टाइम हुआ था, इन्होंने वेस्ट कर दिया। वेयर आर द वेंटिलेटर्स? रोज़ कहते हैं हमें, मैंने तो नहीं देखा कि किसी हेल्थ सेक्रेटरी की, हेल्थ कमिश्नर की सूली चढ़ाया गया है। मगर बुखारी से वहाँ मामला तो ये कि ये 2 खेमों में बढ़ गए हैं सारे अफसर। को कहता हूँ मुझे ये एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दे, इन्होंने कितने वेंटिलेटर लाए? क्या इस बात को मानते हैं 2 खेमों में बढ़ गई एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके चलते कोविड का टोटल 2 खेमों में बटी हुई एडमिनिस्ट्रेशन? इसका इलाज देखिए, सीधी सी बात है, जो खेमे सेट, बॉस शुड टेक द डिसीजन।
देयर कैन बी नो टू बॉसेज इन अ स्टेट। कहीं पर भी, घर में भी दो बॉस नहीं होते हैं, बिजनेस में भी दो बॉस नहीं होते हैं, सियासत में भी दो बॉस नहीं होते। So you have to, if you have to run this state, you have to have only one boss. There cannot be two bosses. तो आप वन बॉस के हक में हैं? हम तो बिल्कुल कहते हैं एक बॉस। You cannot run। और ये क्या है, 8 अफसरों के हाथ में पूरी सरकार है, 8 चार्जेस, क्या जस्टिस करेंगे? What justice can they do? वही लोग जिन्होंने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को अपने टाइम में दिए, एकदम से आपको कोई प्रोजेक्ट दिया 2000, 3000, 4000 करोड़ का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चुप कर से छुट्टी लेके उसके पास उसी कंपनी में जाके नौकरी करते हैं और आज वो तकदीर का फैसला करेंगे यहाँ। आपको क्या लगता है बुखारी साहब कि ये दो खेमों में, क्योंकि अब तो आम सी बात होगी, दो खेमों में बटी हुई इसमें आपसे ये समझना चाहूँगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू से आपने भी मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद आप क्या इंप्रेशन गैदर करते हैं कि उनका जम्मू कश्मीर को लेकर तस्वुर क्या है? देखिए, मेरी मुलाकातें चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हुई है और इनसे भी हुई है, इकट्ठे भी हुई है। मेरी जो इम्प्रेशन है मैं शायद अपने तक ही रखना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों बाद मैं अपने इम्प्रेशंस को शेयर करूँगा, क्यों मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा निकल आए। बुखारी साहब, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपको दफ्तर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना है उनके घर के सामने मिला है। हाँ, उसका खमियाजा आज हमने उठाया कि मैं फ्रंट डोर से जा नहीं सका। जब मैं जम्मू आया मुझे बैक डोर से जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ कोविड के इसमें ये है कि सामने बंद रखा गया है। यानी इस दोस्ती का कोई खास फ़ायदा नहीं है, इस कुर्बत का कोई खास फ़ायदा नहीं है। खैर, वो कुलीग रहे मेरे असेंबली में, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ वो बहुत जल्द ठीक हो जाएं। डिलिमिटेशन का बुखारी साहब सिलसिला चल रहा है, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस हसनैन मसूदी जो दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हैं, और उसके बाद अकबर लोन जो 3 मेंबर पार्लियामेंट, तीनों ने कहा जी हम इसमें शरीक नहीं होंगे। अगर वो शरीक नहीं होंगे, डिलिमिटेशन का सिलसिला तो चल रहा है, क्या ये अक्लमंदाना फेल है? और इस वक्त जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, क्या आप लोगों से कोई राय, क्योंकि आपसे भी तो बातचीत हुई? हमारे से कोई राय नहीं, लेकिन हमारी पार्टी उस पर काम कर रही है। हम बाज़ाब्ता केस प्रेजेंट करेंगे, टेक्निकली साउंड केस प्रेजेंट करेंगे। और मैं इस बात को लेके एक बात और आपसे करना चाहता हूँ, जो हमारा स्टेट इलेक्शन का ऑफिस है, शायद उनको ये मालूम नहीं स्टेट इलेक्शन ऑफिस को, कि लोग देखते हैं किस गाड़ी में रिकॉर्ड निकलता है, किस दफ्तर में रिकॉर्ड जाता है, कौन अफसर जाता है, क्या शेयर कर रहा है। और हम उनको कहना चाहेंगे कि स्टेट इलेक्शन ऑफिस इज़ अ न्यूट्रल थिंग, द CEO's ऑफिस इज़ सपोज टू बी अ न्यूट्रल थिंग। अगर रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए निकलता है, एक पर्टिकुलर अफसर लेके जाता है और उनके हिसाब से बनता हो, तो फिर सवाल या निशान तो है ही डिलिमिटेशन पे, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाइकआउट का है, आई डोंट वांट टू गिव द डिलिमिटेशन कमीशन अ वॉक ओवर। हम तो केस प्रेजेंट करेंगे, बाज़ाब्ता केस प्रेजेंट करेंगे और टेक्निकली बना के प्रेजेंट करेंगे। लेट देम टेल अस वी आर रॉन्ग और वी टेल देम व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग इज़ रॉन्ग। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी विल फाइट फॉर द राइट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन एवरी असेंबली, बी इट जम्मू, बी इट कश्मीर। मतलब आप पूरे जम्मू सूबे में भी जो है लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, हमने एक्सपर्ट्स लाए हैं, एक्सपर्ट्स से करवा रहे हैं, और अगर सैटेलाइट इमेजरी की ज़रूरत पड़ी वो भी लाएंगे, उनसे भी कराएंगे। हम तो टेक्निकली पूरा साउंड पेपर देंगे, हम बाइकआउट नहीं करेंगे, वॉक ओवर नहीं दे देंगे किसी को। दिस इज़ अ वॉक ओवर टू दोज पीपल हु वांट टू फिडल विद इट। बट आई एम श्योर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद दिया है कि इट विल बी अ फेयर एंड जस्ट थिंग। आप टेक्निकली प्रेजेंटेशन दे दो, कोई भी ताकत उसको जुटला नहीं सकती है। टोल प्लाजा को लेकर बड़ा हंगामा है जम्मू पूरे सूबे में। जम्मू के लोग ये कह रहे हैं कि जी इतने टोल प्लाजा आपने लगा दिए, 5 अगस्त को आपने हमारा फैसला किया, उसके बाद से लेकर आज तक हम लोग स्टेबल नहीं हुए, हमारी इकॉनमी तार तार है, हमारे अंदरूनी हालात बहुत ख़राब हैं। इन हालात के चलते आपको टोल प्लाजा की बजाय हमें कंसेशंस और रिलीफ देने थे, ट्रेडर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, सबको, वो सब देने की बजाय आप टोल प्लाजा दे रहे हैं। आपका इस पे? मैं ये मुबारकबाद ही देता हूँ उस जमात को जो कहती थी कि हमारा एक्सक्लूसिव राइट है जम्मू पे। शायद जम्मू के लोगों को भी समझ आई होगी कि अपने एक्सक्लूसिव राइट्स किसी के को देने से क्या होता है।
हमारे मैं वर्क्स मिनिस्टर था, बन्नी का टोल प्लाज़ा का मसला आया मेरे पास। उस वक़्त राणा साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, उनकी शायद कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, उन्होंने कहा, और भी कुछ लोग आए। दोस्ती अभी भी है राणा साहब से बुखारी? बिल्कुल बराबर। तो कुछ लोग आए, गडकरी साहब थे, हमने उनसे गुजारिश की, टोल नहीं लगाया, नहीं लगाया, आज तक नहीं लगाया, हमने नहीं लगाया। उसके बाद आप मानते हैं गलत है ये फैसला? गलत है फैसला। लोगों की कितनी चमड़ी उतारोगे? और किस रोड के लिए आप हमसे पैसे ले रहे हो? ये रोड तो नेशनल हाईवे आपका पूरा सोनमर्ग तक है। मैं चलो लद्दाख की बात नहीं छोड़ूंगा, 1A कहाँ है? आधे रास्ते के लिए हमसे ले रहे हो, ये लूट क्यों? बिल्कुल आखिर में बुखारी साहब आपसे जानना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर से भी आपने मुलाकात की और उसके बाद आप होम मिनिस्टर अमित शाह, दोनों से आपने मुलाकात की। एक बिल्कुल साफ गोई के साथ ये बात, क्योंकि वादी कश्मीर में भी आपको लोग देखेंगे और जम्मू में भी आपको लोग देखेंगे, दोनों जगह लोग आपको देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के दिल में जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है, होम मिनिस्टर के दिल में जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है, और बहुत सारे लोगों का, तजियाकारों का ये मानना है कि ये बेस्ट बेट हैं, आप जो ले सकते हैं इन्हीं से ले सकते हैं, इसके बाद आपको कोई कुछ देने वाला नहीं, किसी से आप कुछ ले नहीं सकते और कोई आपको कुछ देगा नहीं। और यही लोग हैं जो बेस्ट सूटेड फॉर दिस जॉब हैं, क्योंकि पूरा मुल्क इनके ऊपर यकीन करता है। तो आप मुलाकात की आपने? आप देखिए, अगर हमें ये यकीन नहीं होता कि इन लोगों के दिल में नरम गोशा है इस रियासत के लोगों के तई, शायद हम भी आगे नहीं चले होते। ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन फॉर दैट दे विल हैव टू राइज अबव पार्टी पॉलिटिक्स। अगर पार्टी पॉलिटिक्स में ही रहे तो फिर शायद कहीं हम उस पार्टी पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे। जैसे आपने देखा कैट का बेंच, वज़ीर आज़म ने तो कर दिया था जम्मू कश्मीर के लिए कैट के बेंचेस, लेकिन आपने देखा उनकी पार्टी पॉलिटिक्स ने जम्मू ही खाली कर दिया। मैं नहीं कहता हूँ कि जम्मू नहीं होना, जम्मू भी होना चाहिए, कश्मीर भी होना चाहिए। हम अगर ये वो रास्ता होता 380 किलोमीटर 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन बदकिस्मती से ये हाईवे अभी भी 7 दिन 6 दिन 2 दिन 4 दिन का रास्ता है। पहले तो फिर भी गधे घोड़े हमारे पास होते थे, उसमें निकल पड़ते थे, तीसरे दिन पहुँचते थे। अब तो वो गधे घोड़े भी नहीं रहे। अब इन गाड़ियों को चलाने के लिए रास्ता जब तक ना ठीक हो, और वो कभी भी, आज समर में भी आप देखते हैं ये कहते हैं 1 साइड ट्रैफिक है, तो इसलिए बड़ी सारी खामियां हैं। आपको लगता है पार्टी पॉलिटिक्स हावी हो जाती है? कभी कभी कोशिश तो वही होती है, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं चेक में रखें। लेकिन जिस कद के और जिस हिम्मत और जिस जुर्रत के साथ होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर फैसले लेते हैं, क्या आपको लगता है कि पार्टी कभी हावी हो पाएगी जम्मू कश्मीर के मामले में? मुझे मालूम नहीं है पार्टी कितनी हावी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मुझे ये मालूम है कि उनके लिए चैलेंज है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाए। तो ये तो उनके लिए चैलेंज है ना। फैसला तो हो चुका है, उन्होंने तो जो उनको आखिरी फैसला करना था कि नहीं साहब, एक विधान एक निशान, तो हो गया ना। तो अब तो लोग चाहिए ना, तो लोगों के लिए तो उनको वो करना पड़ेगा जिससे लोग आ गए। मुझे तो आज आप जम्मू में देखिए, क्या लोग सेटिस्फाइड है? कश्मीर की बात छोड़िए, हम जब जम्मू में लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो कश्मीर की बात तो दूर की है। बिल्कुल बुखारी साहब, आखिर में जानना चाहूँगा आपसे कि आप पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ट्रेजरर थे, ट्रेजरर से आप पार्टी प्रेसिडेंट हैं और कश्मीर के बड़े बिजनेसमैनों में आपका शुमार है। पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बाद, अपनी पार्टी बनाने के बाद, हालात आपको अब महसूस होने लगा कि बहुत बोझ रहता है एक पार्टी प्रेसिडेंट के ऊपर, क्योंकि आप बिजनेसमैन भी हैं, आपको अपना बिजनेस भी देखना है और उस पार्टी का स्ट्रक्चर भी खड़ा करना मुश्किल काम है? मैं आपको सच बता दूं, मैंने अपने बिज़नेस को प्रोफेशनलाइज 95 में ही किया था, लेकिन 2009 के बाद मैंने आई नेवर ओवर सॉ द बिज़नेस। तो बिज़नेस इज़ एब्सोल्युटली आउट ऑफ माई डोमेन नाउ। आई एम नो लॉन्गर अ डायरेक्टर, आई एम नो लॉन्गर एनीबडी इन माई बिजनेसेस, नंबर 1। नंबर 2, पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बाद मुझे लगा कि आपको इतनी एडवाइस अवेलेबल होती है अगर आप ले लें अपने कोलीग से, और मैं बदकिस्मती समझता हूँ उन पार्टी प्रेसिडेंट की जिन्होंने अपनी कोलीग से एडवाइस नहीं ली। फैसला प्रेसिडेंट का होता है, एडवाइस सबकी सुननी चाहिए। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 4 महीने का। बिकॉज यू हैव
bundle of advice available, which is otherwise not available to you. हिंदी आप भी अच्छी बोलने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, फाउंडर स्टेट प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी। बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब दिया और आपने ये भी देखा कि किसी भी सवाल का जवाब देते वक्त जुबान बिल्कुल नहीं लड़खड़ाई। इसका मतलब विजन बिल्कुल क्लियर है, रास्ता बिल्कुल सामने है, साफ साफ नजर आ रहा है। कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में क्या कुछ करेगी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का इसको लेकर रिस्पॉन्स क्या होगा वो भी आप तक पहुंचाएं। दीजिए इजाजत, आदाब।